नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची में झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र इस बार हंगामेदार होने के आसार, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बिहार विधानसभा सदन में के पाठक को लेकर हंगामा। स्कूल टाइमिंग को लेकर विपक्षी दलों ने किया हंगामा। महागठबंधन के तमाम दल ने सदन से किया वॉकआउट। बिहार के शिक्षा अधिकारी के पाठक पर खड़े हुए सवाल। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने सवालों का दिया जवाब। के पाठक के कार्यों के मंत्री ने की तारीफ। बेगूसराय में लालू परिवार पर बिफरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश ने दिया राजनीतिक जीवन। बुंडू में जेएमएम विधायकों ने निकाली न्याय यात्रा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग। केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर गुरुवार को भी हंगामा देखने को मिला। सदन में कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद ही विपक्षी दलों के नेता हंगामा करने लगे और के पाठक के द्वारा स्कूल टाइमिंग को लेकर दिए गए आदेश का विरोध किया गया। और के पाठक मामले को लेकर महागठबंधन के तमाम दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया और विपक्ष के पाठक के अभद्र भाषा वाले वीडियो की जांच की मांग कर रहे थे। तो एससीएस से शिक्षा विभाग का उनका एक वीडियो आया है, वह वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों को उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करना चाहिए। शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं के पाठक, जो के पाठक शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और लांछित करने का काम ही कर रहे हैं। ऐसे उनकी लांछना से बहुत से हमारे शिक्षक अवसादग्रस्त हो गए और मुख्यमंत्री बार बार सदन के अंदर घोषणा करते हैं और उनकी घोषणा का जो अवहेलना हो रहा है, अवमानना हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी प्रतिष्ठा का विषय क्यों नहीं बना रहे हैं? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक को लेकर विधान मंडल के दोनों सदनों में सवाल उठ रहे हैं और उन प्रश्नों पर मुख्यमंत्री और दूसरे नेता बचाव भी कर रहे हैं। और इसी बीच पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने के पाठक की तारीफ करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग का जो बजट है उस बजट के अनुरूप वे काम कर रहे हैं। पहले विद्यालयों में ना तो शिक्षक समय पर आते थे और ना ही बच्चे। जब के पाठक ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली तब से शिक्षक भी समय पर स्कूल आ रहे हैं और बच्चे भी। के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहां पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि आज नीतीश कुमार उनसे गठबंधन तोड़ लिए तो
कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर मेरे पास आए थे। गिरिराज ने आगे कहा कि नीतीश कुमार 2015 में लालू प्रसाद यादव के बेटे को राजनीतिक जीवन देने का काम किया था और नीतीश कुमार के नाम का लॉकेट पहनकर लालू परिवार को घूमना चाहिए। एक सदन का विपक्ष नेता बेटा और दूसरे सदन का विपक्ष नेता मां, शायद उनको A to Z में कोई दूसरा नहीं मिला। तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं, इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे या उनके लोग देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने 2015 में लालू प्रसाद जी के पुत्र और उनको राजनीतिक जीवन देने का काम किया था, जो वनवास में चले गए थे। उनको तो नीतीश कुमार का लॉकेट पहन करके घूमना चाहिए, ये मैं कहूंगा नीतीश को गाली देने के बजाय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में विधायक प्रतिनिधि हर्षवर्धन शर्मा के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने न्याय यात्रा निकाली। ये न्याय यात्रा बुंडू स्थित विधायक आवास से अस्पताल टोली, काली मंदिर, सुभाष चौक, महावीर मंदिर चौक होते हुए दुर्वा मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक गई और बता दें कि केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। न्याय कब मांगा जाता है? जब अन्याय होता है, तभी न्याय के लिए लोग निकलते हैं। तो अन्याय हुआ है हमारे साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, इसीलिए हम लोग न्याय के लिए निकले हैं। हमें न्याय चाहिए, एक विकास का काम करने वाला, जनता के बीच में रहने वाला, जनता का सेवक, जिसको जन समर्थन से चुना गया था, उस सरकार को अस्थिर करने के नियत से उसके मुख्यमंत्री को आज जेल के अंदर में विभिन्न कांडों में जबरदस्ती फंसाकर जो डाला गया, वो एक अन्याय है और उसी के खिलाफ हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली है। माननीय हेमंत सोरेन का जब से गिरफ्तार हुआ है, उसी समय से हम लोग का जेएमएम की तरफ से कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आज के समय में जो एक माने जनता का चुना हुआ सरकार को गिराने का पूरी यहाँ केंद्र सरकार द्वारा जो साजिश रचा गया है। पटना में AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराई। अगर सरकार ईमानदार है तो जाति आधारित पॉलिसी भी बनाए और जो समुदाय पीछे रह गए हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए कार्य करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि SC और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को विशेष प्रावधान के तहत सरकारी नौकरियों में वाजिब अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। SC ST की 20% आबादी है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी होती है 4,11,000, उनको 2,91,000 ही नौकरी मिल पाई। 1,20,000 नौकरी SC की खत्म हो गई। और मुस्लिम माइनॉरिटी जिसकी आबादी 18% है, 2,31,00,000 है, नौकरी में वाजिब हिस्सेदारी अनुपातिक उनकी होती है 3,68,000, उनको 1,73,000 नौकरी मिली, सिर्फ 1,95,000 नौकरी उनकी खत्म कर दी गई। तो आखिर बिहार सरकार अगर ईमानदार है, जाति आधारित गणना इसने कराया है, तो इसमें जो समुदाय पीछे पड़ गई है तो उनके ऊपर उठाने के लिए इसका कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि SC को और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को विशेष प्रावधान के तहत सरकारी नौकरियों में इनकी अनुपातिक वाजिब हिस्सेदारी दिलाई जाए। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन में सुचारू कामकाज की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार को एक सर्वदलीय बैठक की और झारखंड में गठबंधन सरकार की ये आखिरी बजट सत्र है। तो वहीं चंपई सोरेन की सरकार 27 फरवरी को पहली बार अपना बजट पेश करेगी। बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आहूत की गई, जिसमें सत्र को शांति रूप से संचालन करने के मुद्दों पर बात की गई। 23 फरवरी से शुरू होने वाले इस बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर 27 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी। सरकार की ओर से ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं
कि चंपई सोरेन की सरकार का ये बजट सत्र झारखंड के लोगों के लिए काफी कल्याणकारी साबित होगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के विधायकों से अपील की है। परिस्थिति ऐसे ही है ना, और परिस्थिति के अनुसार ही इस तरह से किया गया है। कभी भी किसी भी समय आम चुनाव की बात सामने आएंगे ना, उसी परिस्थिति को लेके इस तरह की किया गया है। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ बात आ सकता है, विचार हो सकता है। पहले तो सवाल आने दीजिए, उसका पर एबीसी कैसे बोलेंगे? सवाल आने के बाद ही ना हमारा उसको जवाब मिलेगा। ना सब तैयारी, उसमें कोई कमी नहीं है। आज जवाब भी सही दिया जाएगा। पहली बार परिस्थिति आप लोग दिखाई है ना, क्या क्या घटना घट गया, राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ है ना। बेटा हमारा सेशन तो 9 तारीख से था। बजट बहुत बढ़िया रहेगा, झारखंड के हित में रहेगा। यहाँ का झारखंड हितों का बजट है। देखिए, सत्र आहूत होने के पूर्व ये सामान्य परिपाटी है कि हम लोग पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। सत्र में आवश्यक मटेरियल हमें उपलब्ध कराने में पदाधिकारी लोग मदद करते हैं। इसका मतलब, आवश्यक मटेरियल का मतलब यह है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन सुविधाओं का और जनता के समस्याओं का जो सवाल विधानसभा में रखा जाता है, उन तमाम सवालों का जवाब उन्हें विभागीय स्तर पर देना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम है जिसको उन्हें करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तरह तरह का विषय उनके पास होता है। और बैठक करने के क्रम में जो हमारा औपबंधिक कार्यक्रम है, औपबंधिक कार्यक्रम मतलब 23 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक हमारा यह विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो, ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके। बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बजट सत्र के लिए कम समय मिला है, जो झारखंड वासियों के भावना के साथ खिलवाड़ है। झारखंड में बनी यूपीए सरकार का ये अंतिम बजट सत्र है। वहीं चंपई सोरेन सरकार का ये पहला बजट सत्र है। अब ऐसे में सरकार के कई मुद्दे हो सकते हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार के साथ कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था कि भाई यह 5वें विधानसभा के लिए आखिरी बजट का सत्र है। छोटा सत्र है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा और चीजों को ढंग से हम लोग को रखनी होगी। मैंने ये सुझाव दिया कि 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, विपक्ष के लोगों ने, कि आप इसके दिनों को बढ़ाइए और जिस तरह से इसको कर्टाइल किया गया है, 2 दिन अनुदान की मांगे, 1 दिन आम बजट पे बहस, 1 दिन अनुपूरक पे बहस, 4 दिन में निपटा ली। तो अगर यदि सरकार को ये लगता है कि पैसा ही जरूरी है, उस पर बहस या उस पर कोई सुझाव जरूरी नहीं है, तो आपके पास असीमित अधिकार है, आप ऐसे ही पूरा पैसा ले लीजिए। अब इसको कोरम और इसको दिखावा करने का क्या दरकार है? हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन या हमारे सुझाव को वो ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर के यह बजट सत्र नहीं, ये डर का सत्र है। चंपई सरकार का यह पहला बजट सत्र है जिसमें 6 कार्य दिवस हैं। अब इतने छोटे बजट सत्र को लेकर बीजेपी नाराजगी जता रही है और साफ तौर पे बीजेपी यही कह रही है कि ये बजट सत्र नहीं, सरकार के लिए डर का सत्र है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस बजट सत्र में जनता के हितों में कितने काम होते हैं और उधर बीजेपी भ्रष्टाचार से लेकर कई मुद्दों को जो है विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो अब देखना होगा कि यह बजट सत्र
कितना सुचारू रूप से चलता है या फिर एक बार फिर यह बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस रांची झारखंड आप सबके लिए लेकर आया है एक शानदार मौका, जो है झारखंड वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट, जिसमें भाग लेकर आप अपने प्रदेश के वोटर्स को अपने क्रिएटिव अंदाज में वोटिंग के प्रति जागरूक बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं और साथ ही साथ काफी एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये काम आप कर सकते हैं 4 माध्यमों के द्वारा: शॉर्ट फिल्म, गाने, रील और पोस्टर डिजाइनिंग, जिसके थीम्स होंगे इस प्रकार। किसी भी उम्र के कोई भी प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आपको अपने कंटेंट 31 मार्च तक सबमिट करने होंगे। सभी प्रतिभागियों को अपने कंटेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिए गए हैशटैग्स और टैग्स के साथ अपलोड करना होगा और साथ ही हमें मेल भी करना होगा। पूरी जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष पद के नॉमिनेशन के बाद जेडीयू कोटे से विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने मीडिया से बातचीत की और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है हम उसके आभारी हैं। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को बेहतर समन्वय के साथ हम सदन का संचालन करेंगे। सदन सत्ता पक्ष हो विपक्ष दोनों की बात मैं सुनूंगा निष्पक्ष भाव से, और जो जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सदन जो है बिहार की महान जनता की आत्मा है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे माननीय सदस्य सदन के माध्यम से उठाएं। पटना में अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने फिर से विवादित बयान दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि भागलपुर से हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वहां का टिकट मेरे पॉकेट में है। इसके अलावा अभी उन्होंने कहा और बहुत कुछ कहा। गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम चुनाव जीत के आए हैं, अभी चुनाव करा देगा तो हारेंगे जीतेंगे, कोई अथी करने वाला है। आप लोकसभा लड़िएगा? अब हम लड़ेंगे। कहाँ से? भागलपुर से। सीट मिलेगा? सीटवा टिकटवा मेरे पॉकेटे में है। बीजेपी कह रही है कि शहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे। कोई नहीं, आज शहनवाज बहुत जिता दिए उसको, अब नहीं, अब हम लड़ेंगे। नहीं मिला कौन पार्टी से लड़ेंगे? अरे मिलवे करेगा तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? जदयू से लड़िएगा। खरवार भोक्ता विकास संघ के द्वारा सिमडेगा स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आभार रैली सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुमला जिला परिषद उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी शामिल हुई। वहीं इस मौके पर छोटा नागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष मंगल सिंह भोक्ता ने कहा कि 2022 से पहले भोक्ता समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्षेत्रीय सांसद अर्जुन मुंडा के पहल पर 8 अप्रैल 2022 को हमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मिली और साथ ही हमारा हक एक अधिकार की प्राप्ति हुई है और साथ ही जिसको देखते हुए आभार रैली का आयोजन किया गया है। खरवार भोक्ता समाज से आते हैं, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम में 2022 से पहले एससी सूची के हम लोग निश्चित थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारे स्थानीय कल्याण मंत्री जो अभी अर्जुन मुंडा जी हैं,
और राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य के सहमति से, सभी के प्रयास से हम लोगों को 8 अप्रैल 2022 को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग सामाजिक सम्मेलन से आभार व्यक्त करने का इस तरह का कार्यक्रम लगाए। पटना स्थित प्रधान डाक कार्यालय में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। दरअसल 3,276 करोड़ रुपए के 1,688 किलो मादक पदार्थों की खेप दिल्ली और महाराष्ट्र के 5 जगहों से बरामद की गई और इसके बाद पूरे भारत में जगह जगह तलाशी अभियान जारी है। और इसी दौरान ईओयू की टीम ने जीपीओ में तलाशी अभियान चलाया। ईओयू की टीम ने एसपी राजेश कुमार, एसपी वीर धीरेन्द्र और डीएसपी स्वाति कृष्णा के साथ डॉग स्क्वाड की टीम शामिल रही। और ईओयू की माने तो बिहार पुलिस लगातार अभियान चलाकर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस तस्करों की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने में जुटी है। डॉग स्क्वाड के माध्यम से हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉग स्क्वाड भी है। कुछ दिन पहले हमने पिछले सप्ताह ही पटना जंक्शन के जो पार्सल यार्ड है वहां पे भी हम लोगों ने चेक करवाया था। आज हम लोग उसी कंटिन्यूएशन में यहाँ पे जो जीपीओ का जो पार्सल हब है यहाँ भी हम लोग एक कर रहे हैं। सर, कई कुरियर कंपनियां जो है वो भी ऐसा काम करती है, प्राइवेट कुरियर कंपनियां, उन लोगों पर भी निगाह रखी जाएगी? सभी पे हम लोगों की निगाह है। सभी का हम लोग स्कैन करेंगे टाइम टू टाइम। जितने भी प्राइवेट सेवाएं यहाँ पे चल रही है, खास करके अपने बिहार में, उन सभी हमारे रडार में रहेंगे। और सभी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के युवा जादूगर शंकर सम्राट देश के विलुप्त हो रही जादू की कला को जीवित रखने की कवायद में जुटे हैं और इनकी कला लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके शंकर सम्राट शुक्रवार से मोकामा में जादू का प्रदर्शन करेंगे, जिसका शुभारंभ नगर सभापति नीलेश कुमार और उप सभापति नीतू देवी संयुक्त रूप से करेंगे। और इस दौरान लगभग 36 जादू के कलाओं का 20 दिनों तक मोकामा के जनता लुत्फ उठाएगी। जादूगर शंकर सम्राट ने पीसी में कहा कि वे जादू के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास को मिटाने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के काम में जुटे हैं। मोकामा की धरती पे जादू का जो कार्यक्रम, इस बड़े ट्रेडिशनल शो, मैजिक शो पहली बार होने जा रहा है और यहाँ पर दर्शकों को एक नई नजारा देखने को मिलेगा। जादू के अद्भुत कारनामा, जिसमें देश विदेशी भी जादू इसमें ऐड होंगे और एक से एक अद्भुत कारनामा होंगे, जिसमें 36 बड़े आइटम होंगे, जिसके मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा लाइव डायनासोर को देखने को मिलेगा। और आपको जलती हुई आग से लड़की को पैदा होना, लड़की को 2 भाग में काटना, लड़की को हवा में उड़ाना, इस तरह से डायनासोर को दिखाया जाएगा, गोरिल्ला को दिखाया जाएगा। कुछ ऐसे चीज बच्चों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि बड़े खूंखार जानवरों को लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो सर्कस में विलुप्त के कगार पर है चूंकि जानवर के आज बैंडेशन होने के कारण। लेकिन हम लोग जादू के माध्यम से कुछ पल के लिए उसे मंच पे दिखाते हैं ताकि बच्चों का एंटरटेन हो सके। मुंगेर में 2 दिवसीय जैविक मेला सह जैविक उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी मुंगेर के धरहरा प्रखंड अंतर्गत इटवा पंचायत स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आयोजित किया गया है। आयोजित मेले का उद्घाटन मुख्य रूप से उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी ब्रज किशोर समेत अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कृषकों को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ब्रज किशोर ने जैविक कृषि की महत्वता पर प्रकाश डाला और साथ ही प्रदर्शनी में कई जैविक उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। किसान भाई कर रहे हैं, तो मुंगेर जिला में भी 3 ग्रुप बनाकर हम लोग जैविक खेती का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें जैविक कॉरिडोर योजना के तहत हम लोग का जैविक खेती हो रहा है। साथ में एक परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत नमामि गंगे में भी हम लोग का धरहरा ब्लॉक के 3 पंचायतों में हो रहा है और टोटल हमारा 4 ब्लॉक के आपको 50 ग्रुप बनाकर 14 पंचायतों में जैविक खेती का कार्यक्रम। तो 1000 हेक्टेयर का हम नमामि गंगे में कर रहे हैं और 500 एकड़ का अभी हम लोग जैविक खेती आपको मुंगेर जिला में धरहरा और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां बीते दिन
तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत कवलपुर गांव निवासी मोहन महतो की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और इसकी सूचना जैसे ही श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश को मिली, उन्होंने तुरंत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के तहत मिलने वाला लाभ मृतक को आश्रित को दिलवाया और महज 48 घंटे के अंदर ही मृतक श्रमिक के आश्रित को 2 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई। इस दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ज्योति कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिवाकर प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मृत्यु होने की सूचना हमें मतलब 2 दिन पहले पता चली कि उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बिहार श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संचालित की जाती है। तो जांच की गई, जांच में पाया गया कि इनके वाकई में जो मृतक हैं वो तुरकौलिया प्रखंड के रहने वाले हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तुरकौलिया श्री दिवाकर को यथाशीघ्र वांछित कागजात उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया और हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअस सारे कागजात जैसे बैंक खाता, पासबुक ये सब उपलब्ध कराने में लगे हुए थे। कल इनके द्वारा इस RTPS के माध्यम से इस योजना को जो किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।